बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, एक तरफ कोरोना वायरस जो है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है और दूसरी जानिब जो हुकूमती इक़दामात हैं जिसमें मुख्तलिफ कारोबार जो हैं वो खोले जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट जो है वो खोली जा रही है, उस पर भी बहुत सारे लोग तशवीश का इजहार करते दिखाई दे रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर 88 अमवात हो चुकी हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। पिछले 2 दिनों में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा केसेस भी मंजर आम पर आ रहे हैं, अमवात की तादाद जो है वो भी बढ़ती चली जा रही है। आज दूसरी तरफ विफाकुल मदारिस ने तालीमी सरगर्मियां बहाल करने का ऐलान कर दिया है। वो कह रहे हैं कि 12 जून से तमाम मदारिस जो हैं वो खोल दिए जाएंगे और उनका मौक़िफ़ ये है कि जब शॉपिंग मॉल्स खुल सकते हैं, जब ट्रांसपोर्ट खुल सकती है, जब बाज़ार खुल सकते हैं, तो मदारिस क्यों नहीं खुल सकते। तो 12 जून से उन्होंने भी कहा है कि अपने तमाम तालीमी इदारे जो हैं वो खोल देंगे। तो इसके बाद हुकूमत अब क्या करने जा रही है, क्योंकि ये केसेस जो हैं वो तो किसी सूरत कंट्रोल होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। कोरोना को ही लेकर जो कि एक बहुत बड़ा मसला है इस वक्त पाकिस्तान का, हमने देखा कि पाकिस्तान का जो पार्लिमान है उसका इजलास भी होता है, लेकिन आया वो सूदमंद था या नहीं, इस पर किसी तबसरे की ज़रूरत नहीं है। वो हमने देखा कि जिस अंदाज़ में वहाँ से दोनों अतराफ़ से तकारीर हुई, बजाय इसके कि जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं वो कोरोना वायरस को लेकर जो इक़दामात हैं उस पर अवाम को कोई वजाहत कर सकते, अवाम को एतमाद में ले सकते, बता सकते कि पॉलिसी क्या है। उसके अलावा तमाम सब चीज़ें हुई, लेकिन अगर कुछ नहीं आया तो कोरोना पे एक बाकायदा जो एक लाहे अमल है उसका इजहार जो है उस पार्लिमान से होता दिखाई नहीं दिया। पार्लिमान की बहुत सारी नाकामियों का जिक्र किया जाता है। क्या वहाँ पर जो कानून साजी है, जो अवाम के लिए कवानीन बनाए गए हैं, उन पर अमल कितना होता है, ये भी एक सवाल है। आया अवाम के लिए कानून साजी हो भी रही है या नहीं, ये भी एक सवाल है जो लोग पूछते हैं। और आजकल ख़ास तौर पे जो एहतसाब का चर्चा है उसको लेकर भी लोगों के बहुत सारे एतराज़ात हैं, बहुत सारे ख़दशात हैं। इस एहतसाब के अमल को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए क्या ऐसे लूप होल्स हैं या फ्लॉज हैं क़वानीन के अंदर जिनको दूर करने की ज़रूरत है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में जो सियासत है, जो क़वानीन हैं, इस्लाहात हैं, तफसीली बात करेंगे। आज हमने मदऊ किया है वज़ीर आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूँगी, ऑब्वियसली वो मसला जो पूरी पाकिस्तानी कौम का मसला बना हुआ है, आपका, हमारा, सबका, कोरोना वायरस से कैसे जान छुड़ाई जाए। 88 अमवात जो हैं गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर हम देख रहे हैं कि हो चुकी हैं। लेकिन इसके बरक्स लोगों का जो मानना जो है, मैं उनकी राय भी सामने रख रही हूँ और ऑब्वियसली मीडिया पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि हम तमाम तर कारोबार खोलते चले जा रहे हैं, तो जो हुकूमती इक़दामात हैं इस वक्त, आया वो मुतसादिम हैं मौजूदा हालात से? क्या कहेंगे आप इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, 2-3 हवाले हैं जो इस हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिनकी तरफ लोगों की तवज्जो चाहिए। पहला तो ये है कि दुनिया की कोई भी हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत समेत, हर आदमी की निगरानी के लिए एक डॉक्टर और एक नर्स या एक पुलिस वाला उनके पीछे नहीं लगा सकती जी कि जनाब आपने ये करना है और एक ये नहीं करना। जो रोड मैप सारी दुनिया के शहरियों के लिए दिया गया था, वही रोड मैप पाकिस्तान के लिए मुहैया किया गया। लेकिन आपने देखा कि कराची के अस्पताल की एक वीडियो चल रही है, एक साहब जाते हैं, साथ उनके एक खातून भी हैं, और वो इमरजेंसी सो कॉल्ड एक डिजीज़ का अस्पताल है, उसमें जाते हैं और वहाँ वो जाके जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी फेंटी लगाते हैं। फिर वो जवाबन उन्होंने भी उनके ऊपर हाथ उठाया। तो ये इट्स नॉट वाइल्ड वेस्ट टाइप ऑफ सोसाइटी। हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें 2 तरीके से इसको डील करना है। एक हुकूमती इक़दामात और दूसरा समाज है, और दूसरा समाज के वो हिस्से हैं जिनकी आवाज़ सुनी जाती है, उनको अपनी ज़िम्मेदाराना आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। मैं आपको मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मुतालबे ये हो रहे हैं कि चूँकि 8 घंटे सिर्फ खुलती हैं दुकानें, तो इसलिए अगर इनको 24 घंटे कर दिया जाए तो रश कम हो जाएगा, यानी लोग घर वापस जाना ही नहीं चाहते। जो पहला नुक्ता है वो ये है कि लोगों को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। सऊदी अरब के अंदर 1000 रियाल से लेकर 10,000 रियाल तक जुर्माने मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों के। पाकिस्तान में बहुत हौसले के साथ सारी एडमिनिस्ट्रेशन और सारे इदारों ने इसको डील किया। अब वो लम्हा आ गया है कि ज़ाहिर है कोई प्यूनिटिव एक्शंस शायद लेने पड़ जाएं,
कि जो वायलेशन को रिवाज समझते हैं, एक पहलू इसका ये। दूसरा पहलू ये कि एक बहुत बड़ी तादाद पॉपुलेशन की ऐसी है जिनको ये बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस कोई चीज़ ही कोई नहीं है, ये डॉक्टरों का कोई अपना मसला खड़ा किया हुआ है, ये हुकूमत कोई बैरून मुल्क से इमदाद लेने के लिए ड्रामा कर रही है और इससे कुछ नहीं होना, और आपके जानने वाले और आपके गांव वाले कितने हैं जिनको ये बीमारी लगी। अब ये दूसरा इशू है जिसको टैग करना चाहिए डेफिनेटली। तीसरा इशू ये है कि क्या इकदामात हुकूमत जो कर रही है, हुकूमत नहीं कर रही, रियासत कर रही है बुनियादी तौर पे, हुकूमत समेत रियासत के तमाम इदारे, उनको और क्या करना चाहिए। आई फेल टू अंडरस्टैंड कि जो कुछ लोगों को बताया जा रहा है अगर वो उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे, मुझे और आपको डॉक्टर सिर्फ मशवरा दे के दवाई दे के घर भेज सकता है, फिर वो हमारे दरवाजे पे आके नहीं बैठ सकता कि मैं देखूंगा कि आप दवाई खाते हैं या नहीं खाते। तो इसलिए हमें ये तर्ज जिंदगी अपनाना पड़ेगा कि एक ऐसी वबा और बला और इब्तला और आजमाइश आई है कुदरत की जानिब से जो इससे पहले नहीं देखी। यानी पाकिस्तान की 70 साल उम्र में पहली दफा ऐसी वबा आई है। बट डॉक्टर साहब एक सवाल है और भी आ गई हैं माजरत के साथ, ये जो आप कह रहे हैं ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये वो ममालिक या वो रियासतें जहां पर उनके अवाम को ये बता दिया जाता है कि जी ये वबा है, आपने इसके साथ अब रहना है, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसको कहा जाता है अब वो देखने को मिलेगा, ये वहाँ की जो अक़वाम हैं या जो लोग हैं वो जिम्मेदार हैं, वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए अपनी हुकूमतों को या रियासत को सुन रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी से काम नहीं चलेगा, यहाँ इन्फोर्समेंट से चीजें करवानी पड़ेंगी? ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, और इसके लिए सिर्फ जो हुकूमती इदारे हैं उनका अवाम के साथ तसादुम नहीं करवाया जा सकता, उनके लिए सारी सोसाइटी को आगे बढ़ना चाहिए। और सारी इसीलिए टाइगर फोर्स बनाई गई थी कि इन्फोर्समेंट के लिए कुछ करने, उसके ऊपर इतने एतराज़ात आगे, पता लगा कि ये कोई ऐसी फोर्स है जो कोई चांद से उतर के आई है, एलियन फोर्स आ गई है। सारी दुनिया के अंदर इसके लिए वॉलंटियर्स तैयार किए गए। अब मिसाल के तौर पे एक आपने नंबर दिया जो डेथ काउंट का है पाकिस्तान के अंदर आज, कल इससे भी एक और तरह की बहुत बुरी खबर थी कि एक दिन में आधा दर्जन डॉक्टर्स इस दुनिया से चले गए। ये इतना बड़ा नुकसान है जिसको रिपेयर करने के लिए, डॉक्टर बनाने में सिंपली MBBS करने के बाद, सिंपली जो हाउस जॉब है मुकम्मल करने के बाद, सिंपली जो मेडिकल प्रैक्टिशनर जो पाकिस्तान मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी काउंसिल हैं, उसके पास रजिस्टर होने के लिए, जिसको कहते हैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, 25 से 26 साल ये लग जाते हैं इसमें। तो वो कहाँ से लाएंगे जो हीरे हमने रुखसत कर दिए। अब इसका जो असली पहलू है वो अब शुरू होने वाला है कि लीडरशिप जितनी भी थी उसको एक पेज पर आना चाहिए था। बदकिस्मती के साथ कहा गया कि जी गवर्नमेंट फौरी तौर पे कोविड-19 स्पेशल इजलास बना ले, स्पेसिफिक इजलास। हमने इजलास बुलाया, जो मुतालबा कर रहे थे वो खुद ही नहीं आए। वो जो बेचते थे दवाई दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए, वो अपनी दुकान से बाहर नहीं निकल सके। फिर जो आए उनको बारहा कहा, मेरी पार्लियामेंट के अंदर दोनों ऐवानों की तकरीर आप निकाल के देखें। मैंने कहा कि जो हमारी 9 मीटिंग्स हुई उनमें आपने ये कहा अंदर बैठ के कि कौम पार्लियामेंट की तरफ देख रही है। बिल्कुल। अब मैंने कहा जिस तरह की गुफ्तगुएं यहाँ पे हम फरमा रहे हैं वो भी तो पार्लियामेंट की तरफ कौम देख रही है कि इस काम के लिए हमने करोड़ों रुपए का बजट मायूस भी हुई वो चार्टर तैयारे उड़वा के लोगों को इकट्ठा किया। जी अच्छा, और फिर दूसरा ये हुआ कि सेनेट के अंदर पाबंदी करवाई, चेयरमैन सेनेट वर वेरी स्पेसिफिक, और उन्होंने पाबंदी करवाई ऑपोजिशन और मिनिस्टर्स की तरफ से जो तकरीर करने के लिए उठे। अगर किसी ने अपना नकाब उतार के तकरीर करने की, फेस मास्क हटा के करने की कोशिश की तो उन्होंने उसको मना करा दिया और वो खुद भी लगा के बैठे रहे। लेकिन नेशनल असेंबली में किसी ने जरा परवाह नहीं की, वो सारी बातें जो हमने तय की हुई थी। अब एक और मरहला आ रहा है जब फिर कौम एक तरह इस पार्लियामेंट की तरफ फिर देखेगी। कैसे देखेगी? 5 तारीख को सुबह 10 बजे सेनेट का इजलास है, 5 तारीख को शाम 4 बजे, आज मेरी स्पीकर से काफ़ी तफसीली बात हुई इस पर, स्पीकर नेशनल असेंबली से, और 4 बजे कौमी असेंबली का इजलास है। लोग अपना टेस्ट करवाने के लिए तैयार नहीं है। कल मैंने किसी जगह कहा पार्लियामेंटेरियंस थे तो वो कहने लगे जी कि जितने मुलाजमीन हैं उनका चेकअप किया जाए। मसलन मुझे भी टेस्ट कराना पड़ा था जो ही इजलास में जाने से पहले कि अगर कोई पूछे कि जो रेलेवेंट मिनिस्टर है उसका टेस्ट हुआ या नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज गुड। लेकिन ये
डरने के बजाय, इसको टैबू बनाने के बजाय, देखिए आपको डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जो ऐवान में बैठे हुए लोग हैं वो ही इसको सीरियस लेने को तैयार नहीं है। जो असल मामलात थे या जो SOPs तय हुए थे उन पे उन्होंने ही अमल नहीं किया, तो फिर इस आवाम से हम कैसे कोई तवक्को कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो बजट सेशन शुरू होना है इसमें आप किस तरीके से इंश्योर करेंगे? क्या ये वर्चुअल नहीं किया जा सकता या इसमें क्या SOPs रखे गए हैं और कैसे मेक श्योर किया जाएगा कि उन पर अमल हो? क्यों नहीं किया जा सकता? थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्वेश्चन मैडम साहिद। देखिए, दो इसके इश्यूज हैं। एक तो ये है कि जो पार्लियामेंट की मां जिसको कहते हैं इस पार्लियामेंट्री तर्ज जमहूरियत की, वो बरतानिया का दारुल अवाम है। वहां पे अगर वर्चुअल सेशन हो सकता है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता? मैंने जो तजवीज़ें दी थी अंदर वो दो थी। मैंने कहा जी आप जो लोग आना चाहते हैं, पार्लिमानी लीडरों से हमारा तय हुआ था कि एक मखसूस नंबर आप लेके आएंगे, मसलन 10 लाए कोई एक पार्टी, दूसरी 5 लाए, हम टाइम डिवाइड कर देंगे सबके ऊपर, पार्टी की स्ट्रेंथ के मुताबिक प्रोपोर्शनेट स्पीचेस के लिए उनको टाइम मिलेगा। दूसरा यह तकरीरों का वक्त मुकर्रर किया जाए। ये दुनिया की वाहिद पार्लियामेंट है जिसमें लोग खड़े होकर बड़े फख्र से बताते हैं मैंने 3.5 घंटे की तकरीर की थी, उनको खुद याद नहीं है 3 मिनट उनमें से, और लोगों को क्या याद रहने। फिर जो काम था अगला वो ये था कि आप साथ वर्चुअल लोगों को ले लें। तीसरा यह कि ऑनलाइन ले लें। ये सारे दुनिया के अंदर पार्लियामेंट्स इस तरह से चलाई जा रही हैं। अब अगर हम वहां पे इकट्ठे करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं 3,500 पार्लियामेंट के अंदर काम करने वाले लोग हैं। वो 7,500 रुपया फी आदमी कहां से लाएगा जाके, या 840 रुपए जाके वो टेस्ट कराएगा अपना पहले। इसलिए हमें सबको इम्तहान में डालने की बजाय मैंने एक तजवीज़ ये दी थी पिछले दिनों कि जो कोविड-19 की कमेटी है वो उस कमेटी में बैठ के आप इन्फोर्समेंट का तरीका निकाल लें। इसलिए कि जब लोग देखते हैं आपको परवाह नहीं है, अभी फुटेज चल रही है उसमें 2 ने जो नजर आ रहे हैं 2 ने लगाया हुआ है, 2 ने नहीं लगाया हुआ। और इस क्या होगा फिर? जाहिर है जब हम ऊपर डिसीजन मेकिंग करते हैं उसको सीरियसली नहीं ली। ये डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ी जबरदस्त एक बात की है। ये जो आप कह रहे हैं कि इतने टेस्ट के पैसे इतने मुलाजमीन जो हैं वो दे रहे होंगे या ऑब्वियसली हुकूमत दे रही होगी, जो भी मामला है, ये वर्चुअल सेशन जो है ये करने वाली तजवीज़, इस पर कितना आपको लग रहा है कि लोग तैयार होंगे, अपोजिशन के भी और हुकूमती इस पर आमादा होंगे या नहीं? क्योंकि पंजाब असम्बली का मैं हवाला देती चलूँ कि उनके हवाले से खबरें आ रही हैं कि 5 जून को उनका भी इजलास है जो कि वो किसी होटल में करने जा रहे हैं और उस पे भी कोई 2.5 करोड़ रुपए के अखराजात आ रहे हैं। सो अलग फिर आवाम का टैक्स का पैसा उस पे जाया होगा। देखिए, टेक्नोलॉजी से मत डरें। वहां मैं नाम नहीं लेता लेकिन ऑपोजिशन की तरफ से ये कहा गया मीटिंग्स में कि आज अगर वर्चुअल हुआ तो फिर पता नहीं कौन आ जाएगा जो हमें फिर इकट्ठा ही नहीं होने देगा और मुल्क में पता नहीं क्या हो जाएगा। मसलन होटल में इजलास हो जाएगा तो क्या उससे जमहूरियत मजबूत होगी? सिंध असेंबली का इजलास अभी तक नहीं हुआ तो क्या जमहूरियत रुखसत होगी है वहां? बिल्कुल। ये जितने भी सियासी नारे थे इनको पसे पुश्त बैक बर्नर पे डाल के इस वक्त कोई कौम को मैसेजिंग की जरूरत थी कि जिस पे लोग अमल करें। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा है, अब मिसाल के तौर पे अगर पार्लियामेंट के इजलास का कोई नतीजा नहीं निकलता तो ये इजलास सबसे लंबा मैराथन इजलास है। ये 5 से शुरू होगा और मेरा ख्याल ये है कि 10 और 16 के दरमियान बजट आ जाएगा। सही। और बजट आने के बाद फिर ये बजट की बहस होगी, उसके बाद सेनेट में तकरीबन उसके भी 25 दिन लग जाएंगे। दोनों ऐवान इकट्ठे बैठे हुए होंगे और फिर सारे लोग जो आएंगे उसके नतीजे में मुझे आज बहुत जिम्मेदार आदमी ने बताया कि क्या तादाद है पार्लियामेंट के मुलाजमीन और पार्लियामेंटेरियंस की जो कोविड-19 पॉजिटिव निकले हैं। हैरान कुन तादाद है। मैं किसी के घर के लिए परेशानी नहीं पैदा करना चाहता, मैं इतना ही कह के यहाँ पे रुक जाता हूँ। अच्छा। हमें कौम की हैसियत से वो कमेटी जहाँ सारे लोग बैठे हुए हैं, उनकी पार्टियां बैठी हुई हैं और किसी कमेटी को नहीं मानते तो जो कौमी कमेटी है ऑपरेशन की उसी की सुन लें आप। हर आदमी और हर तबका अगर ये कहे कि इस मुल्क में एक कानून मेरी मर्जी का और एक मेरी विश लिस्ट के मुताबिक एक होगा रोजगार खोलने का तरीका, तो ऐसे नहीं चल सकता। सबको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। ये मैं एट द कॉस्ट ऑफ द रेपिटेशन ये बात कह रहा हूं। अगर नहीं करेंगे तो दुनिया में देख लें जहां लोगों ने शुरू में एहतियात नहीं की वहां नंबर डेली डेथ काउंट खुदा ना करे कि मेरी अर्ज़ पाक के नजदीक से भी ये गुजरे,
लेकिन वहाँ डेथ काउंट देख लें, हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी होगा। बट डॉक्टर साहब एक और चीज़ पे मैं चाहूँगी कि आप रोशनी डालें, क्योंकि ऑब्वियसली आप डिफरेंट पार्लियामेंटेरियन से, चाहे वो ऑपोजिशन के हों या हुकूमत के हों, पार्लियामान में या बाहर, जो भी आप जिस भी तरीके से इंटरैक्ट करते हैं, इस कोरोना वायरस को लेकर हमारी सोसाइटी के अंदर अनफॉर्चुनेटली एक स्टिग्मा पाया जा रहा है इस वक्त। क्या ये चीज़ ऐवान में बैठे लोगों के अंदर, हमारे लेजिस्लेटर्स के अंदर, पार्लियामेंटेरियंस के अंदर भी आपको देखने को मिली है? आपकी कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन रही है? Yes, unfortunately the answer is yes. इसलिए कि लोगों को कहा गया था, जो हमारी हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, वहाँ सारे पार्टियाँ रिप्रेजेंटेड हैं और मैं भी था गवर्नमेंट की जानिब से, और डिप्टी स्पीकर भी थे। हमने वहाँ उनको, और चीफ विप भी थे, हमने उन सबको दोस्तों को ये कहा, और ये इसको किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया कि टेस्ट करवा के अपनी रिपोर्ट्स। मैं जब जाके बैठा तो मैंने अपनी रिपोर्ट चीफ विप को दी, मैंने कहा ये स्पीकर साहब को दे दें, मैं जो कोविड-19 का मैं जो टेस्ट करवा के गया था। तो मैंने कोशिश ये की कि अब मुझे यहाँ ये बात कहनी पड़ रही है कि लोगों के लिए एक सॉफ्ट मैसेज चला जाए कि देखें गवर्नमेंट साइड को रिप्रेजेंट करने वाला मिनिस्टर आ गया, उसने भी ये करवाया हुआ है। बेशुमार लोग इसको स्टिग्मा समझ रहे हैं। मैं एक पब्लिक सर्विस के तौर पे दो बातें मैं आवाम से ये कहना चाहता हूँ। एक तो ये है कि ये काबिले इलाज मर्ज है, और इसका दूसरा हिस्सा ये है कि इसका इलाज एहतियात है। ये एक तर्ज जिंदगी के तौर पे इसको समझिए। कोई ज़माना था जब वो कहते हैं ना, तुम तकल्लुफ़ को भी अखलास समझते हो, फराज दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। दोस्ती और ताल्लुक के इजहार के लिए हाथ मिलाना ज़रूरी नहीं है, दिल में एहतराम करें, और फिर दिल पे हाथ रख के आप किसी को सलाम कर सकते हैं। और ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है, ये जिसको नहीं है और जिसको है उसके दरमियान तफरीक तब होती है जब किसी का टेस्ट होता है। इसलिए ये एक दूसरे की मदद करने का ये वक्त है, और एहतियात के अलावा इसका ये जो आपने दिल पे हाथ रख के सलाम करने की बात की, तो ये काफ़ी लोग हम अब वो सीख भी रहे हैं, वो अर्तुगरुल गाजी से भी सीख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ये देखने को बहुत मिलता है। वैसे डॉक्टर साहब ब्रेक पे जाना है मुझे, लेकिन आपने देखा ये ड्रामा देख रहे हैं आप? प्राइम मिनिस्टर साहब कौन से कह रहे हैं, पूरी कौम देख रही है, और इस पे एक कमेंट मैं करूंगा जब आप वापस आएंगे। चले ब्रेक से वापस आते हैं तो थोड़ी बात डॉक्टर बाबर अवान साहब से, जो वजीर आजम साहब कहते हैं कि पूरी कौम अर्तुगरुल गाजी देखे, उस पर करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले जो हम बात कर रहे थे कि पंजाब असम्बली का जो इजलास होटल में होने जा रहा है, और उस हवाले से कुछ अखराजात की ख़बरें हैं जिस पे 2.5 करोड़ अखराजात का जिक्र हो रहा है। मीडिया में भी ऐसी ख़बरें हैं, अखबारी ख़बरें हैं। सो क्योंकि डॉक्टर बाबर अवान साहब से ब्रेक पे जाने से पहले मेरी इस हवाले से बात हो रही थी, तो ब्रेक के दौरान ही आई गॉट दिस मैसेज फ्राम चौधरी परवेज़ इलाही साहब, स्पीकर पंजाब असम्बली, जो कि हमारा ये प्रोग्राम देख रहे थे। तो उनका ये कहना है कि ऐसा नहीं है और अखराजात बहुत कम हैं जो इस इजलास पर आ रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम जो है पूरे असम्बली सेक्रेटेरिएट में जितने भी मुलाजमीन हैं सबके फ्री टेस्ट जो हैं वो भी करवा रहे हैं, और वर्किंग डेज ऑब्वियसली पूरे नहीं थे, वो भी पूरे करने हैं। सो एक मैंने कहा कि ये भी थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन आ जाए प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, आप अर्तुगरुल गाजी के हवाले से कुछ बताना चाह रहे थे हमें। अच्छा, दो चीज़ें हैं। पहला तो ये है कि आपको तारीख़ आपने भी पढ़ी है, साहब ने देखी है कि जब सल्तनत उस्मानिया टूटी तो हज़रत अल्लामा इकबाल ने यहाँ पे बाकायदा तहरीक खिलाफत के लिए पूरे बर्र सगीर के तूलो अर्ज़ में, और अल्लामा साहब ने जो एक मिसरा कहा वो कमाल का मिसरा था, काफ़ी अच्छा वो उन्होंने पोइट्री का जो उनका मयार है आला तरीन, उसमें से एक ये था कि चाक कर दी तुर्क नादा ने खिलाफत की कबा। वो जो मुसलमानों की एक अलामती दुनिया के अंदर सुप्रमेसी का जो एक अलामत थी वो टूट गई। उससे पहले अगर हम जाते हैं तो ये गाजी सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह,
उनके ज़माने से जो वॉर्स होती थी और जो नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह वो जो उनके उस्ताद थे कमांडर और सुल्तान थे वो भी, तो जो वॉर्स होती थी उस वक्त क्रूसेड्स उनको कहते थे, मजहबी नाम के ऊपर वहाँ की रियासतें मगरिब की इकट्ठी होके, लेकिन वो समझ लीजिए कि उस ज़माने का 15वीं सदी का 16वीं सदी का वो नेटो था। तो वो तारीख बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि जो अगर हम वो तारीख उससे अपने आप को कनेक्ट नहीं करेंगे तो ये हमारा सफ़र पूरा नहीं होता। जो इस्लामी तर्ज हुकूमत की, सियासत की और रियासत की तारीख है, वो सफ़र हमारा अधूरा रह जाएगा। अब एक पहलू इसका। दूसरा, मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊं, आप टेलीविज़न से बहुत ज़माने से वाबस्ता हैं, बल्कि मैंने वाहिद एक फैमिली इंटरव्यू सारी ज़िंदगी में जो दिया वो मैंने आपको दिया था। ऐसा ही, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इस तारीख आपकी भी इस लंबी हिस्ट्री को सामने रखते हुए, जनरल मुशर्रफ साहब के ज़माने में शुरू हुआ और 2018 तक कमाल और औजे कमाल देखा, जो इंडिया का वेस्टो फिक्स कल्चर और उनका अपना जो कल्चर है, वो दोनों उनका मिक्सचर चल। एक आवाज़ किसी जगह नहीं उठी कि ये फॉरेन कंटेंट आप किस तरह से दिखा रहे हैं। अब फॉरेन कंटेंट जो था, जो इंडिजिनस टेलीविजन वाले थे और प्रोड्यूसर्स थे, उनको इस तरह नुकसान हुआ कि फॉरेन कंटेंट वो वाला दिखाने की एक हिस्सा मुकर्रर है जो पेमरा के कवानीन के अंदर, लेकिन उसको भी वायलेट किया जाता रहा, कोई नहीं बोला। अब लोगों को परेशानी हो गई है कि जो यहाँ भी कोई अच्छी चीज़ें बने, तो किसने कहा कि यहाँ अच्छी चीज़ें ना बने? किसने किसी को मना कराया जिन्होंने 200 फिल्में बनाने का रिकॉर्ड किया कायम, कि वो अल्लामा इकबाल पे कोई मूवी बना देते, वो कोई बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड की कायद-ए-आज़म अल रहमत इंटरनेशनल आइकॉन है जिनको लोग जानते हैं, उन पे कोई मूवी बना देते, वो एम आलम पे कोई मूवी बना देते। उन्होंने फर्जी किरदार घड़ के, जो बॉलीवुड है वो अपनी फिल्में बनाता है और फर्जी कहानियों के ऊपर वो बनाता है, जिसको यहाँ बंजरगी भाईजान को सारी दुनिया दिखाने के लिए फिर बिठा दिया जाता है टीवियों का, तब तो किसी को कोई एतराज़ नहीं। तो ये बहुत अच्छा हुआ, बल्कि मेरा ये ख्याल है, मैं इतना ही कहता हूँ, बाकी आपको आपके प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, कि ये सिलसिला रुकेगा नहीं, आगे बढ़ेगा। अच्छा, चलें, इस तरह की अच्छी बात है और उम्मीद भी करते हैं कि पाकिस्तान में भी ऐसी प्रोडक्शंस जो हैं वो बनना शुरू हो जाएं, जो माजी में एक ज़माने में हम देखा करते थे। अब हम भी ज़रा वो जो इंडिया का इन्फ्लुएंस है हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे, इंफोटेनमेंट इंडस्ट्री पे, उससे अल्लाह करे कि निकल आएँ। मैं डॉक्टर साहब, मूविंग ऑन, ये जो हम इजलास की अब बात कर रहे हैं, इसमें पार्लिमान को लेकर अगर मैं ओवरऑल आपका पॉइंट ऑफ व्यू जान सकूं, क्या चांसेस हैं कि अवाम जो है वो कन्विंस हो सके कि वाकई ये पार्लियामेंटेरियंस जो हैं ये हमारे लिए बैठे हैं, हमारे लिए कानून साजी कर रहे हैं, और आया जो अवाम के लिए कानून साजी ऑलरेडी हुई हुई है, जो कवानीन बने हुए हैं, उन पे अमल दरामद होता है कि नहीं? दोनों इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। जो अमल दरामद का पार्टनर है वो सबसे पहला एग्रीव्ड आदमी है, उसके बाद वकील है, उसके बाद जज आता है। इसलिए ये सब की जिम्मेदारी है कि वो 3 चीज़ों की तरफ तवज्जो करें। एक, जो कंप्लेनेंट है वो झूठी कंप्लेंट ना फाइल करे, जितनी बात है उतनी बताए, मीडिया पे लाइक्स हासिल करने के लिए और वायरल करने के लिए वीडियो, कहानी ना गढ़े। ये अगर सच यहाँ से शुरू हो तो आप यकीन करें 50% से ज़्यादा जो झूठे मुकदमात हैं और नाकिस तफ्तीशें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए कि जब सच है, जहाँ वाक़यात होते हैं, सारे उस मोहल्ले को पता होता है, पहला सच। फिर दूसरा काम करने वाला ये है पार्लियामेंट का कि पाकिस्तान में विटनेस प्रोटेक्शन का कोई कानून मौजूद नहीं। आपने देखा कि जब कराची के अंदर एक माफिया का राज होता था, तो वहाँ पे एक सहाफ़ी को उसकी तफ्तीश करने वाले जो 3 SHOs मारे गए, DSP एक मारा गया, एक SP मारा गया, उन्होंने कोई बंदा ही नहीं छोड़ा, भून के रख दिए सारे। लेकिन वो खूने खाक नशीना था, रिज़्क़े खाक हुआ, ना मुद्दई ना मुहासिब, हिसाब पाक हुआ। तीसरा अब आता है जो ट्रायल है। ट्रायल का टाइम फिक्स्ड है। मैं मिसाल दे देता हूँ आपको। मिसाल के तौर पे जो एंटी टेररिज्म के केसेस हैं, ATA के केसेस हैं, एंटी टेररिज्म के, इंसदाद दहशतगर्दी के, उसमें लिखा हुआ है 7 दिन में फैसला होगा। क्यों नहीं होता जी? अगर किसी जगह पे जजेस की ज़रूरत है तो प्रोविंशियल लॉज में प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को
और फेडरल लॉ में वफाकी हुकूमत को फौरी तौर पे बाकी काम छोड़ के पैसे दे के अदालतों के हालात ठीक करके वहाँ पे नई अदालतें बनाई। मैं समझता हूँ एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, अभी मैंने ज़ाहिर ये वजारत के बाद मशावरत के बाद मैं नहीं ले सकता केसेस, लेकिन हमारी लॉ फर्म्स हैं उनके अंदर हमारा तजर्बा है बड़ा लंबा कि जनाब आप अगर सिर्फ ये काम कर दें कि वक्त पे फैसले होने शुरू हो जाएं तो आधा क्राइम जो रिवेंज में होता है, बदले में होता है, कचहरियों के अंदर फायरिंग होती है जिसमें साथ गैर मुतल्लिका लोग, वकील, जज तक वो भी मारे जाते हैं बेगुनाह, तो ये काम खत्म हो जाएगा। लेकिन इसको किसी एक के जिम्मे नहीं लगाया जा सकता। जो इदारे हैं उनको अपना अपना जो डिसाइडेड रोल है वो प्ले करना होगा। सही। अब ये तमाम चीज़ें, ये तमाम फ्लॉज जो हैं जो आपने मेंशन किए हैं, ये हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस पे रिफॉर्म्स जो हैं वो भी जल्द देखने को मिले। एक और मामला जो है वो नैब के कवानीन की में तरमीम के हवाले से है। अमेंडमेंट्स तमाम लोग हुकूमती बेंचेस से भी ऐसे अफराद हैं जो बात करेंगे, नैब के कवानीन में सुकम का जिक्र करेंगे। अपोजिशन जो है उनकी तरफ से तो एतराज़ात का सिलसिला जारी ही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं। सो ये नैब के कवानीन को किस तरीके से मजबूत बना रहे हैं, एहतसाब के अमल को क्या अमेंडमेंट्स ला रहे हैं? देखिए, मैंने ये दोनों ऐवानों में भी तवज्जो दिलाने के लिए सारी सियासी जमातों से ये मैंने गुजारिश की और यहाँ भी करना चाहता हूँ जी। 20 साल तक नैब के कवानीन को किसी ने यूं हाथ नहीं लगाया। जो नैब के कवानीन बने थे, ये पाकिस्तान में 2 कवानीन हैं जिन्होंने कभी पार्लियामेंट का मुंह नहीं देखा। एक तौहीन अदालत का कानून और दूसरा जो नैब का ऑर्डिनेंस है। 20 साल तक इसको संभाल के छाती से लगाने के बाद पहली गवर्नमेंट आई इमरान खान की, जिसने तब्दीली के सफ़र के दौरान एक तब्दीली का, जिसको कहते हैं तरमीमी ऑर्डिनेंस, नैब के अंदर जारी किया। तो ये पार्लियामेंट उसको मंजूर कर लेती ना जी, किसी ने मना कराया हुआ था, किसी ने रोका हुआ था। देखे ना, जो कहते हैं कि रिफॉर्म्स होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कई दफा ऑब्जर्वेशन दी है, ऑर्डर डिक्टा आया कि जनाब रिफॉर्म कर दें। इसमें पार्लियामेंट को कहा गया, और हम कभी खड़े होते हैं अदालत में, सीनियर वकीलों कहते हैं कि रिफॉर्म के लिए कहें और रिफॉर्म करवाएं, तो वो तो इतना ही कर सकते हैं ना, जो अपना फ़र्ज़ है वो अदा करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। क्या हमने भी अपना फ़र्ज़ अदा किया बैसियत पार्लियामेंट? अब 2 चीज़ें नहीं हो सकती इमरान खान की मौजूदगी में। सबसे पहला ये, कोई ये मत समझे कि एहतसाब पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। जैसा कहते हैं ना 18वीं तरमीम दे दो जी और नैब लॉ ले लो, ये नहीं होगा, सवाल ही पता नहीं। ये बात दुरुस्त है कि ये 18वीं तरमीम वाले मामले पे ये अपोजिशन की जितनी जमातें जो कि 18वीं तरमीम में अमेंडमेंट का नाम भी नहीं अभी सुनना चाह रही हैं, ये कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो जाएंगी अगर केसेस में इनको कहीं ना कहीं से कुछ छुटकारा मिल जाए। ये बात दुरुस्त है? देखें, सारी दुनिया भी अगर तैयार हो, इमरान खान तैयार नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट इस बात पे तैयार नहीं है कि एक ही इदारा है जो एहतसाब करने वाला है और उस इदारे के या पर काटे जाएं और या उसकी जड़ काटी जाए। रिफॉर्म जरूर की जा सकती है, लेकिन रिफॉर्म विश लिस्ट, ख्वाहिशों की एक पूरी, किसी के पास अगर फहरिस्त पकड़ी हुई है तो उसके मुताबिक तो कानून नहीं बन सकता। कौम की ज़रूरतों के मुताबिक हर जगह हर कानून में अमेंडमेंट की, इम्प्रूवमेंट की दोनों गुंजाइशें मौजूद। मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपने 18वीं तरमीम की बात की, मैं तब लॉ मिनिस्टर था, पीपी की गवर्नमेंट थी और रज़ा रब्बानी चेयरमैन थे, वो जो 18वीं आईनी तरमीम वाली कमेटी थी। फिर वो बाद में उसी दौर में वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज हुई और 19वीं तरमीम जिसके नतीजे में करनी पड़ी। 2 चीज़ें याद रखने वाली हैं। शहीद भुट्टो के दौर में आइन बना, लेकिन जनरल ज़िया का जो अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ज़माना था, उसके आने से पहले 7 तरामीम उस असेंबली ने, जिसने कानून नहीं आइन बनाया था, उसने आइन में तरामीम कर दी। वजह क्या थी? इसलिए कि कानून या आइन दोनों मैन मेड लॉ है ना, जो अल्लाह ताला और रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमारी हज़ार जाने कुर्बान। आपके मुकर्रर करदा हुदूद में तो कोई तब्दीली नहीं हो सकती, लेकिन दुनिया के कानून में तो तब्दीली नहीं होगी, तो लोगों को तो काट के उस साइज का नहीं बनाया जा सकता ना, जिस तरह का कानून बन गया किसी ज़माने में। 7 तरमीमें उन्होंने की और उसके बाद फिर ये तरामीम चलती आई हैं। इस वक्त
तकरीबन 40 से ज्यादा ठीक 18वीं आईनी तरमीम के बाद आईनी तरमीम के बिल कौमी असेंबली में ज्यादा है और सेनेट में भी पेंडिंग है। सही 40 से ज्यादा बिल हैं जिनमें लोग कह रहे हैं कि वो तो जाहिर है वो 18वीं तरमीम में ही तरमीम मांग रहे हैं ना। तो उसके लिए कोई कमेटी बना के सारे इकट्ठे बैठे, गवर्नमेंट के पास तो अक्सरियत नहीं है सेनेट में। बिल्कुल सही, बट ऑन द फेस ऑफ इट जब भी आप 18वीं तरमीम का जिक्र करते हैं, ऑपोजिशन से किसी से भी पूछते हैं, तो वो तो नाम भी सुनने को तैयार नहीं होते कि आज़िफ पता नहीं आपने क्या बात कर दी है। बट दूसरा मामला जो इससे हट के है वो NFC का मामला है। क्या NFC को रिव्यू करने की कोई बात हो रही है? क्योंकि ये तो साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने भी वो ऑन रिकॉर्ड हैं, उन्होंने कहा था कि जी विफाक जब पैसा दे देता है सूबों को तो विफाक के पास बहुत कम पैसा बचता है, लिहाजा इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। तो लगता है कि कहीं ना कहीं अपोजिशन की पार्टीज़ में भी इस बात का इदराक है। देखिए, एक इशू नहीं है, ज्यादा इशू है, लेकिन मैं उन पे बात इसलिए नहीं करना चाहता कि मैं कोई डिबेट किक ऑफ नहीं करना चाहता 18वीं तरमीम के हवाले से, इसलिए कि आज की डेट तक जो हुकूमत पाकिस्तान है उसके किसी टेबल के ऊपर 18वीं तरमीम में तरमीम की तजवीज़ कोई नहीं पड़ी हुई। बाकी जो कानून के नीचे जितने मामलात आते हैं उनके ज़रिए से रिफॉर्म का एजेंडा हुकूमत पूरा करने की पूरी कोशिश कर रही है। ठीक है। अच्छा, अब डॉक्टर साहब एक और चीज़, क्योंकि ये अब कोरोना भी है इस वक्त और बहुत सारे लोग देख रहे हैं सूबों की तरफ और विफाक की तरफ, जहाँ पे आपको कुछ डिफरेंट पॉलिसीज़ भी नज़र आती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले को लेकर एक यूनिफॉर्म्ड पॉलिसी जो है वो बनाई जाए विफाक और सूबों की तरफ से। अब एक और मामला जिसमें सुपीरियर कोर्ट की अपनी जजमेंट्स में इंटरप्रिटेशन आई वो है आर्टिकल 149 का, जो कि फेडरेशन की तरफ से जो प्रोविंसेस को डायरेक्शंस मुख्तलिफ मामलात में दी जाती हैं उससे रिलेट करता है। सो क्या कोरोना के मामले को लेकर, इस पेंडेमिक में लेकर भी क्या कोई ऐसी सूरत हाल बन सकती है जहां पर ये 1494 का इतलाक हो? देखिए, इस पे जो पहली जजमेंट है ना, उसमें मैं वफाक पाकिस्तान का वकील था और वो कराची में एक फुल बेंच बैठा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये कराची कत्लेआम का केस उसको कहा जाता है। उसमें इस तरह की डायरेक्शंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और ऑब्जर्वेशंस पहले से जारी कर रखी हुई। अब जो रीइटरेट हुई है बात, उसका नतीजा देखने की ज़रूरत है। नतीजा ये है कि पाकिस्तान एक वादत है और नीचे जो उसके इकाइयाँ हैं वो मुमालिक नहीं है, वो उस वादत के फेडरेटिंग यूनिट्स हैं। जिस तरह ये हाथ है, बाकी सारी इसके साथ उंगलियां हैं, इसी तरीके से वो सारे जो यूनिट्स हैं नीचे, ICT हो गया, GB हो गया, आज़ाद खिता जम्मू कश्मीर की हुकूमत हो गई और 4 आपके सूबे हो गए। तो जाहिर है वो पॉलिसीज़ जो नेशनल कॉन्सिक्वेंसेस पैदा करती हैं उनमें एक पॉलिसी होनी चाहिए। मैं उसकी 3 फोरम्स इस वक्त मौजूद हैं। पहला फोरम है जो NDMA का फोरम है, उसमें सबकी मुशावरत चलती है, सबसे बात होती है, सबका इनपुट। दूसरी असद उमर कमेटी, वो सबको सुनती है, सब वहाँ शरीक होते हैं और सब वहाँ पे बैठते हैं। और तीसरा है पार्लियामेंट। बदकिस्मती की बात यह है कि ये सारे, चूंकि वो 2 इजलास जो होते हैं वो होते हैं इन कैमरा, इसलिए वहाँ पॉइंट स्कोरिंग की गुंजाइश नहीं होती। वहाँ मीडिया नहीं होता, वहाँ रिपोर्टर नहीं होता, वहाँ कैमरा नहीं होता, वहाँ चैट शो नहीं हो रहा होता। जब लोग बाहर निकलते हैं वो पहचाने ही नहीं जाते। सही है। ये वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा था कि यहाँ एग्री कर जाते हैं और बाहर निकल के तो डिफरेंट स्टेटमेंट्स देते हैं, मुकर जाते हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। डॉक्टर बाबर अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम
वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। डॉक्टर बाबर अवान साहब से आज प्रोग्राम में हम बात करें। डॉक्टर साहब, एक मामला जिस पे मैं आपका तबसरा चाहूँगी, आपका मौक़िफ़ चाहूँगी कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मामला, चाहे वो एहतसाब के हों, नैब में किसी की पेशी का मामला हो, जो अपोजिशन के लोगों से जिनका ताल्लुक है, तो उनकी तरफ से तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, चलें वो समझ में भी आता है, वो गुस्सा भी निकालते हैं, तनकीद भी करते हैं, हुकूमत को भी उस पर मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। लेकिन हुकूमत के अपने लोग जो हैं या जो वुज़रा हैं, जो आए रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज इन मामलात को लेकर कर रहे हैं, वो आवाम कहती है कि समझ से बाहर है। ठीक है, आपने आवाम को बता दिया, लेकिन क्या प्रेस कॉन्फ्रेंसेज से ज़्यादा बढ़ के जोर जो है वो कोर्ट्स में ये मामलात लेकर जाने पे या पूरा प्रोसेस एक्सपेडाइट करने पे नहीं होना चाहिए? एक जो रिवाज आ गया है बदकिस्मती के साथ, वो ये है कि बॉल टू बॉल कमेंट्री शुरू हो जाती है। इल्ज़ाम FIR मिसाल के तौर पे होने से पहले 3-3, 4-4 दिन उसके ऊपर डिबेट होती रहती है, और फिर जब FIR हो जाए तो अदालतें तो अपने वक्त पे फैसला करती हैं, इसलिए कि वहाँ प्रोसीजर है, कानून और आइन के तकाज़ों को पूरा करके एडहेर किया जाता है, वो जिसको ड्यू कोर्स कहते हैं। लेकिन फैसले पहले मीडिया पे शुरू हो जाते हैं। बैठे ना, इस पे बात करनी चाहिए सोसाइटी को कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। मेरी ज़ाती राय में, अगर आपने मुझसे पूछा, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमें तनकीद ज़रूर करनी चाहिए, तजलील नहीं करनी चाहिए। एक पहलू ये इसका हो गया। दूसरा ये है कि दूसरी जानिब से तनकीस ज़रूर, नक्स निकालना बहुत, लेकिन फैसला नहीं देना चाहिए। अगर किसी जगह पे कोई खामी आ गई, कोई कजी आ गई, कोई गलती आ गई, कोई कमी रह गई, तो उसके ऊपर ये तनकीस बहुत ज़रूरी है, लेकिन तजलील से इज्तनाब करना चाहिए। यहाँ जो कवानीन है, कानून बना हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे जितना किसी के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कोई बैठेगा उसके लिए पैमरा का कानून है, उसके लिए FIA का एक कानून मौजूद है, उसके लिए अलहदा से सेशन जज की अदालत मार्क की गई है, लेकिन ना केस बनते हैं, ना केस चलते हैं, और ये सिलसिला आगे बढ़ता रहता है। बल्कि अब तो ये है कि अगर किसी जगह आपको किसी वजह से आपने किसी को नाराज़ कर दिया तो समझिए फिर आप निशाने पे आ गए। ये बहुत गलत रिवाज है, और इसका चूँकि ये ऐसा है हजाम जिसने सबकी हजामत की हुई है बारी बारी, इस पे तवज्जो देनी चाहिए, और जो कानून मौजूद हैं उनके सामने सबको अपना केस कानून की अदालत में पेश करना चाहिए, बाहर लड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप अगर पाकिस्तान की तारीख देखें तो आपको पता लगा है कि पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ पॉलिटिकल लोगों ने ज़्यादा पर्चे कराए हैं, और उनमें से कोई जमात शायद ऐसी बची हो, ये हो सकता है किसी ने 1 करवाया और किसी ने 99 करवाए हैं। तो इस कल्चर को ख़त्म करके जो कानून है उसको रास्ता लेने के लिए इजाज़त देनी चाहिए, और बजाय इसके क्या मीडिया पर या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके प्रॉपर्ली हर एक ऑब्वियसली अपनी इंटरप्रिटेशन करके उसको दूसरों की पगड़ियां उछालने के लिए इस्तेमाल करता है। ये सही बात है कि कोर्ट्स में मामलात चलें तो ज़्यादा बेहतर है, कानून के मुताबिक अगर चीज़ें चलें। अब एक और चीज़ जिस पर ऑब्वियसली वज़ीर-ए-आज़म साहब को तमाम ही लोग क्रेडिट देते हैं कि जो शायद कभी देखा ना सुना कि किसी कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक की गई, और उस कमीशन की रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के अंदर ख़ुद अपने लोगों के नाम आए हुए हों, वो पब्लिक हो जाना। और फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट की बात भी अगर करें तो उस पर भी बहुत लोग एतराज़ करते थे कि ये नहीं आएगी, शायद मामलात को लटकाने के लिए बात की गई है, वो भी सामने आ गई। आप दोनों के लिए, अपोजिशन के लिए भी जिन लोगों के नाम आए और हुकूमत के भी जिन लोगों के नाम आए हैं, दोनों के लिए आप क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या देख रहे हैं? क्या वाकई मंतकी अंजाम तक पहुँच जाएगा मामला? उससे पहले मैं पिछली गुफ्तगू में से एक जुमला इजाफा कर दूं, फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। सारिया, बात यह है कि जो लोग इस वक्त ये समझते हैं कि कानून को गच्चा देना, कौम को धोखा देना, फ्रॉड के ज़रिए से बच निकलना ये कोई कामयाबी है, तो इवेंचुअली कामयाबी नहीं होती, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए जो मुल्क का कानून है उसकी इज्जत का मतलब यह है कि आप अपने इदारे मजबूत कर रहे हैं और मुल्क को आप खुशहाल देखना चाहते हैं। लोगों को यकीन आएगा कि बड़ा जब कानून की इज्जत करता है तो छोटे लाजमन करते हैं। अब आइए, आपका जो सवाल है उस सवाल का एक मैं आपको जो हिस्सा है उसके ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ। वो सवाल ये है कि हमने क्या इससे पहले, जिस तरह मिसाल के तौर पे एक और मैं ताज़ा रिपोर्ट की बात कर देता हूँ
कि यहाँ लोग हैं जो आप नाम ले रहे थे, लोग मालिक हैं एयरलाइनों के, लोग मालिक हैं दुनिया सारे के अंदर जायदादों के। तो जो जहाज़ गिरे कभी किसी ने कोई रिपोर्ट नहीं दी। इमरान खान ने कहा वो सारी रिपोर्टें, उनके लिए भी टाइम लाइन दी है जी। अब रेलेवेंट मिनिस्टर को कि सारी रिपोर्टें निकाल के पब्लिक के सामने रख दें। जब सामने रख दी और आज़ादी से ये तफ्तीश हो गई, तो फिर इसके वो कॉन्सिक्वेंसेस जो लॉ प्रोवाइड करता है उनका इंतज़ार करना चाहिए, जो 3 होंगे। पहली बात, जो कंपनियां अगर उनके खिलाफ कोई मैल प्रैक्टिस या उनके खिलाफ किसी जगह पे सट्टाबाजी साबित होती है, तो उनको ये सज़ा दी जा सकती है कि उन कंपनियों को SCCP के ज़रिए से नाअहल कर दिया जाए। ठीक है, ये मैं आपको कानूनी जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बता रहा हूँ। दूसरा ये है कि जिन लोगों ने बाकायदा फ्रॉड किया, डबल बुक्स रखी, और जिन लोगों ने बाकायदा फ्रॉड करके जो 20 मीट्रिक टन एक्सेल वाले ट्रक के ऊपर कहते हैं हमने 65 से 80 टन तक की चीनी, अफगानिस्तान में चीनी के नए पहाड़ वो बना रहे थे बर्फ की बजाय, वहाँ हमने भिजवा दिया और नहीं गई, वो पाकिस्तान के अंदर रही। उन लोगों को क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस के लिए मेरे ख्याल में तैयार रहना चाहिए। ओवर इनवॉइसिंग भी जो कॉन्सिक्वेंस मैं बता रहा हूँ, जी हाँ, वो बहुत बड़े फ्रॉड है उनके ऊपर। किसी वक्त कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शहजाद अकबर ने बताई हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो और जानने वाली हैं। अच्छा, तीसरा जो है वो ये है कि किसान के साथ बड़ी ज्यादती हुई और उसको पैसे पूरे नहीं दिए गए। क्रशिंग 30% करने के बाद 30% में से कहा गया गुड़ बन गया, गुड़ नहीं बनता। गुड़ 3.5 से लेके 4.5 के दरमियान परसेंटेज में वो गुड़ बनता है, 30% किधर गया। ये पैसे जो रिसीवेबल्स हैं, रिकवरेबल्स हैं, चोरी का माल है, उनकी जब बरामदगी हो तो ये किसानों को वापस देने का काबीना ने फैसला किया, उस दिन इमरान खान ने फैसला किया। इसलिए ये 3 कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं बाय एंड लार्ज। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग, जिस तरह अभी जब सुलेमान शहबाज का नाम आया तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से कहा गया कि अगर सुलेमान शहबाज का नाम है, जो कि ओबियसली वो नहीं मानते कि ऐसा है, लेकिन अगर नाम है भी तो वो कहते हैं कि फिर उसमें शहबाज शरीफ साहब के का नाम जो है वो क्यों लिया जाता है। ये तो वही बात हो गई कि अगर हुकूमत कहती है कि खुसरो बख्तियार का नाम तो था नहीं, उनके भाई का नाम था, तो यहाँ पे उनके वालिद को क्यों लाया जा रहा है साथ। क्या कमाल का आपने सवाल किया है। आपने कहा कि वो नहीं मानते, वो नहीं मानते कि लंदन में मेफेयर उनका है, रहते कहाँ हैं। वो नहीं मानते कि पाकिस्तान में उनका इलाज मुमकिन है, इलाज कहाँ पे करवा रहे हैं। वो नहीं मानते कि पाकिस्तान में उनको इंसाफ मिल सकता है। और वो कहते हैं जब छोटा सा रिलीफ आ जाए, देखें हम सुर्खरू हो गए। सुर्खरू पता नहीं स्याही को वो कहते हैं या पीले नीले रंग को वो कहते हैं। ना मानने का सवाल नहीं है, ना मानने की एक जगह है, वहाँ जाके बेगुनाही साबित करनी चाहिए, जो उनका पूरा राइट है। मेरे ज़माने में जब मैं लॉ मिनिस्टर था, इनके अंदर आर्टिकल 10A आया है, जिसमें अगर क्रिमिनल ट्रायल है तो फेयर ट्रायल इंश्योर करना हर मुलजिम का या मुजरिम का बुनियादी हक है। अगर वो नीचे से सजा हो गया, अपील करना भी उसका राइट है। ये कहाँ लिखा हुआ है कि अभी केस शुरू ना हो तो आप बोरिया बिस्तर उठाएं भाग जाएं। ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप सजा के दौरान भाग जाएं और जाके आप नजर आए सड़क के ऊपर और लोगों को पाकिस्तान में कहे मैं बड़ा शदीद बीमार हूं और आपके हक में ये प्रोपेगेंडा किया जाए। नवाज शरीफ साहब की भी तस्वीर आ गई है देख के क्या क्या कहा जाए। मैं उनका नाम ना लूं फिर भी लोग पहचाने। आप फौरन पहुंच गई हैं, तो क्या किया जाए इस बात का इलाज कि वो नहीं मानते। मानना ना मानना अदालत के अंदर साबित होने और ना होने से उसका ताल्लुक है। मुकदमे का मानने ना मानने से अगर ताल्लुक हो तो फिर जेल में जिसको भी आप खड़े होगे, पिंडी में 8000 लोग बंद हैं, कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा लोग बंद हैं। लोग कहते हैं फलानी जेल में इतने हज़ार बंद हैं, मैं रैंडम नाम ले रहा हूँ, तो वो सारे आप वहाँ जाके हल्फ लेना शुरू कर दें। शायद ही कोई ऐसा होगा जो बच जाएगा जेल के अंदर। सारे कहेंगे जी हम तो बेगुनाह थे टोटल, पता नहीं किसने मारा और कौन आया था और किसने लूटा। ये शनाख्त परेड में मजिस्ट्रेट ने मेरा गलती से नाम लिख दिया था। इसलिए असल इशू ये है कि पाकिस्तान में, तब्दील शुदा पाकिस्तान में लोगों को एक बात, चाहे इज्जत से कोई करे और चाहे बहुत ज़्यादा इज्जत से कोई करे,
वो तस्लीम करनी पड़ेगी कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया, डॉक्टर बाबर अवान साहब का प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।